गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों? बढ़िया है सर। चलो, कल मैंने क्या करवाया था बताओ? सर आपने होमवर्क दिया था, न्यूमेरिकल दिए थे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का हाँ सर। कंपैरिजन करने वाला। हाँ सर, बाकी सर आपने दो तो हमें करवा दिए थे, बाकी 4 होमवर्क में दिए थे। और अच्छा, आप लोगों ने करा मुझे बताओ? यस सर, कर दिए थे सर। बहुत बढ़िया। फिर अपन नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले भाई बलवंत तुम भी देख लोगे एक बार। मोल कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने सबसे पहले मोल के बारे में पढ़ा कि मोल होता है क्या है। तो मोल तुम्हारे पास में एक नंबर है 6.023 10⁻23। ये तुम्हारे पास में सब्सटेंस को मेजर करने का SI यूनिट भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, छोटी स्पीसीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो भी 6.023 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर से हमने बोल दिया था। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलो, 1 मोल प्रोटॉन्स बोलो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोलो, 1 मोल एटम्स बोलो, 1 मोल आयंस बोलो, सभी के लिए डिफाइन हो सकता है, ठीक है। 6.023 10⁻23 आया कहाँ से था? तो ये हमने बता चुके कि 12 ग्राम कार्बन में एक एक एटम को यदि तुम काउंट करोगे तो तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो 6.023 10⁻23 होंगे। फिर उसके बाद में मोल के 3 फॉर्मूले हमने लिखे। जब आपको मास गिवन हो, पार्टिकल्स गिवन हो या फिर गैस का वॉल्यूम गिवन हो ST पेपर, तो मोल कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में मोल निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, एटम्स निकालना, आयंस निकालना, अलग अलग एटम्स निकालना, उनका मास निकालना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद बताओ बेटा, कल मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, उसमें किसी बच्चे को यदि कोई डाउट है तो मेरे को बता सकता है। कोई भी स्टूडेंट एक बार चेक कर लो जरा। 1 मिनट का मैं सभी को समय दे रहा हूँ। इसमें यदि तुम्हें कुछ भी डाउट लग रहा है तो मुझे बताए जल्दी से। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे मास निकालना मैं आपको बता चुका हूँ या नहीं? कौन बताएगा मुझे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालते हैं? 1 फेराडे 2 फेराडे, ये मैंने बताया नहीं बताया? हाँ सर। मैंने फेराडे के बारे में बताया, 1 फेराडे 2 फेराडे। हाँ सर, फेराडे सर नोट्स में लिखा हुआ, लेकिन सर आपने नहीं बताया सर। अच्छा चलो, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अच्छा कैटाइंस और एनाइंस निकालना तो मैंने बता दिया होगा। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल। हाँ जी बेटा, बाकी लोग म्यूट रखे बेटा, सभी लोग। कैसे निकाला जाएगा देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे निकालना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। चार्ज ऑफ 1, हाँ 1.6 × 10⁻⁻19 तुम्हारे पास में एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और मुझे यदि मुझे निकालना है, यदि मान लो तो मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हें यार एक इलेक्ट्रॉन का पता है और 1 मोल का मतलब 6.023 10⁻23 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। और ये 6.023, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तुम्हें पहले से पता है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 93638 आ रहा होगा लगभग, यही आ रहा होगा। तो इसको एक साइंटिस्ट थे जो फेराडे, उनका नाम था फेराडे। उन्होंने क्या करा यार, तुम ये कूलाम है तुम्हारे पास में और ये जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा भैया, ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसी को उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम देखो, ये होता है तुम्हारे पास में इक्वल का साइन और ये होता है तुम्हारे पास में नियरली इक्वल। तो मैं नियरली इक्वल की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन आसान करने के लिए तुम्हारे लिए साइंटिस्ट ने बोल दिया कि इसको तुम 96500 लिख सकते हो, क्योंकि 1.6 है, उसके आगे भी कुछ नंबर होगा और 6.023 वो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो दोनों को अप्रोक्सीमेशन से लिखा जाए तो नियरली 96500 आएगा। और इसको उन्होंने बोल दिया 1 फेराडे।
तो तुम्हें आज के बाद में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है चार्ज ऑफ, ध्यान से सुने बेटा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 1 फेराडे होगा। अच्छा मान लो तुम्हारे पास में 2 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? 2 फेराडे। अच्छा 3 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ तो 3 फेराडे। अच्छा एक चीज़ और सुने, ये जो लिखा है मैंने ये नेगेटिव आएगा, 1 फेराडे ये तुम्हारे पास में नेगेटिव होगा। प्रोटॉन पे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज वो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव होगा। अब न्यूमेरिकल्स किस टाइप से बनते हैं? न्यूमेरिकल्स देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे, तो कई बार वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, कई बार 3 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम फेराडे लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेट चार्ज, बलवंत चौधरी म्यूट करे, इन फेराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा 19 ग्राम F माइनस में लिख रहा हूँ, सेकेंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन -2, 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 56 ग्राम N-3, फोर्थ लिख रहा हूँ मैं 46 ग्राम सोडियम प्लस, फिफ्थ लिख रहा हूँ मैं 54 ग्राम कर दो एल्यूमिनियम +3, ये तुम लिख दो यहाँ पे 62 ग्राम P-3 फॉस्फाइड है ये, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल्स मैं करके बता रहा हूँ, बाकी तुम करोगे, ध्यान से सुनोगे कैसे चेक करा जाएगा। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहला काम तो अपना मोल निकालना रहेगा हर एक में। तो 19 डिवाइड बाई 19, यहाँ पे तुम्हारे पास में 1 मोल आएगा। 1 मोल F माइनस लिखा है। 1 मोल F माइनस लिखने का मतलब ये हो गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है उस पर। देखो इसको मैं 2 मोल F माइनस लिखता तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता। 3 मोल F माइनस लिखता तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता। अच्छा ये नहीं लिखे, मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो 2 मोल, ऐसे पहले लिखता हूँ 1 मोल ऑक्सीजन -2, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई 2 करो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता। अच्छा 2 मोल ऑक्सीजन -2 लिखा जाए तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा। मैं लिखता हूँ 1 मोल N-3, तो बताओ भैया 3 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। मैंने लिखा यहाँ पे 2 मोल N-3, अब बोलो 6 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 मोल N-3, बता के दिखाओ 9 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज 1 फेराडे होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल 2 फेराडे होता है। तो वो तो तुम आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें ये वाली चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ध्यान से सुनोगे। 1 मोल F माइनस का मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दो आप, सही रहेगा। चार्ज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और वो तुम्हें पता है कितना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भैया? 1 फेराडे। एक और करके बता रहा हूँ, किसी बच्चे को यदि समझ में नहीं आया तो देखो, सॉल्यूशन में 2 लिख रहा हूँ। सबसे पहले मोल निकालोगे तो मोल कितना आएगा बोलो? 32 डिवाइड बाई 16, 2 मोल। तो 2 मोल ऑक्सीजन -2 लिखने का मतलब क्या समझ रहे हो? चार्ज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, चार्ज इक्वल टू
बिल्कुल बेटा, चार्ज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया? 4 फेराडे। अच्छा, इसमें तो तुम्हें देखो क्या चेक करना है, यहाँ पे 1 फेराडे लिखा है, उसको नेगेटिव लिखना है, और यहाँ पे भी तुम्हें नेगेटिव लिखना है। बाकी सारे के सारे तुम करके बताओ जल्दी से, सभी बच्चे सारे कर लिए? क्या बात है बेटा, किसने कर लिए सारे? हाथ खड़े करो। मोल का एक फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? गिवन मास का मतलब जो दिया हुआ है तुम्हें, जैसे ये 19 ग्राम, 32 ग्राम, 56 ग्राम, 46 ग्राम, ये गिवन मास है, ठीक है? और मोलर मास का मतलब 1 से लेके 20 तक, जो तुमने 10th क्लास में सीखा है कि किसी भी एलिमेंट को यदि मैं लिखता हूँ इस तरीके से, तो देखो हाइड्रोजन में 1H1 लिखा जाता है, ठीक है बेटा? हीलियम में 2He4 लिखा जाता है, 8 ऑक्सीजन 16 लिखा जाता है। तो ये ऊपर वाला है, इसका मोलर मास है, तो वो तुम्हें यूज करना है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, वहां से मोल निकालो बेटा। चलो बेटा, कितने लोग कर चुके हैं मुझे बताए? ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैं पहले करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 56 ग्राम नाइट्राइड लिखा है, N-3 लिखा है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम मोल। मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये 56 गिवन है आपको, और नाइट्रोजन के लिए 7 नाइट्रोजन 14 लिखा जाता है, तो 4 मोल आएगा बेटा। 4 मोल, बिल्कुल 4 मोल नाइट्राइड है, N-3 वाला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ चार्ज इक्वल टू, हाँ, 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये तुम्हारे पास में 12 फेराड आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा? चलो भाई, मैं 4th लिख रहा हूँ। 4th में बताओ, मोल लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फिर से गिवन मास अपॉन मोलर मास। जरा देख के बताओ कितना लिखा है? 46 ग्राम। 46, अच्छा सोडियम के लिए 11 सोडियम 23 लिखा जाता है, तो यहाँ पे 2 मोल आएगा। तो मैं लिखूंगा 2 मोल N+1, तो क्या लिखोगे बेटा? चार्ज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स लिखूं या इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल, तो ये तुम्हारे पास में 2 फेराडे आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? ये पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा? अच्छा, इसके पहले बाद वाला भी देख लो, 54 ग्राम। ये भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, सॉल्यूशन 5th सॉरी। सबसे पहले मोल निकालूंगा मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे 54 डिवाइड बाई 27, 2 मोल आएगा। 2 मोल एल्यूमिनियम +3 का मतलब क्या हो गया बताओ मुझे? बिल्कुल, चार्ज इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ, बिल्कुल 6 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ये तुम्हारे पास में किसके इक्वल होगा? 6 फेराडे के इक्वल हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ वैसी। नेक्स्ट में मुझे बताओ, ये लास्ट वाला बता देता हूँ मैं, इसमें भी तुम मोल निकाल दो। क्या है तुम्हें पता है? 62 ग्राम फॉस्फाइड है ये, तो 62 डिवाइड बाई फॉस्फोरस के लिए 31 होगा, 2 होगा ये, तो 2 मोल P-3 तुमने लिखा, तो क्या बोलोगे बताओ? जैसे चार्ज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये 3, तो तुम्हारे पास में 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो ना मैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे में 6 फेराडे। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव?
P-3 लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करना है मिलीग्राम में। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें बताता हूँ, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -31 तो किलोग्राम होगा, और 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम होता है। आपको ये तो पता है ना कि 1 kg इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम। और एक चीज आपको और पता रखनी पड़ेगी, 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1000 मिलीग्राम। तो 1 kg इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 10⁻6 मिलीग्राम। बस इसके बेसिस पे करके बताओ जल्दी से मुझे, सभी लोग ट्राई करो यार। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 और 6.023 10⁻23 यहाँ से किलोग्राम में आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास में जो 9.1 10⁻31 रखा है वो किलोग्राम में है, तो ये किलोग्राम में आएगा। 1 kg इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होगा, और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होगा। तो kg की जगह तुम हटा के 10⁻6 मिलीग्राम रख सकते हो। तो 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये तुम्हारे पास में मिलीग्राम होगा। तो यहाँ पे इसको तुम जब कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली 0.55 मिलीग्राम आएगा। अब तुम इसको याद भी रख सकते हो, बार बार हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कुछ। जैसे आपने याद रखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, वैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.55 मिलीग्राम। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। सबसे पहले देखो, तुम एक इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है, आपको वो न्यूमेरिकल्स में भी दे देगा और आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद भी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं ये तुम्हें पहले से ही पता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अच्छा, तो मैंने कुछ नहीं करा, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर जो था 6.023 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और वहाँ से वो किलोग्राम में मिलेगा मुझे। किलोग्राम में मुझे नहीं निकालना है, मुझे मिलीग्राम में निकालना है, उसे न्यूमेरिकल्स में ऐसा बोला है उसने। तो 1 kg ग्राम में चेंज करो, ग्राम को फिर मिलीग्राम में चेंज करो। तो 1 kg, जैसे आपको ये यूनिट्स कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 kg इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम होगा। तो मैंने वहाँ पे उसको मिलीग्राम में चेंज करा, मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.55 मिलीग्राम नियरली वो आ रहा है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन में देखो 17 यहाँ पे भी लिखा है, 17 यहाँ पे भी लिखा है, ये एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन 35 ऊपर लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है 37, ये अलग अलग है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में से 37 लूँ या 35 लूँ, ये मेरे लिए सस्पेंस बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि नेचर में क्या लिया जाएगा बताओ भाई, 37 या 35? अब वो 35.5 कहाँ से आ रहा है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन F। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, 17 क्लोरीन, एक तो 35, एक 17 क्लोरीन 37, और इनका जो परसेंटेज नेचर में कितना मिलता है ये, ठीक है, परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, नेचर में कितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो 35 वाला तुम्हारे पास में कितना परसेंटेज मिलता है बेटा? 75%। और ये तुम्हारे पास में 25%। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिखवाना चाह रहा हूँ, सभी लोग सुने भाई। सर ये परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे? हाँ, ये आपको दिया होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको दिया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा। तो एवरेज में लिखा रहा हूँ यहाँ पे, एटॉमिक मास एवरेज, A1 यहाँ पे x1 प्लस A2 यहाँ पे x2 लिखा जाएगा, अपॉन तुम्हारे पास में मैं लिखूंगा कि टोटल तो तुम्हारे पास में वो 100 हो जाएगा। A1 क्या है, तो इसमें लिख लो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स फर्स्ट। A2 क्या है तुम्हारे पास में, तो लिख सकते हो तुम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स 2। और x1 और x2 क्या है, आइसोटोप्स 1 और 2 लिखा है मैंने, देख सकते हो आप। सर ये x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी? x1 का ये 75 ले लो, इसका 25 ले लो, x1 x2 भी लिख लो, x1 और x2 भी लिख लो भाई, क्या होता है ये परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 1, और इसमें तुम्हारे इसमें परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 2, इस तरीके से। यहां से देखो कैसे लिखा जाएगा, आप क्लोरीन के लिए एवरेज एटॉमिक मास में लिख रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे देखो 35 का कितना है, तो 75, तो मैं क्या लिखूंगा 35, उसका परसेंटेज है 75 प्लस 37 वाले का कितना है बेटा 25, 75 प्लस 25, ये 100 हो जाएगा, ये हमेशा 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके जल्दी से। 35.50। हाँ, 35.50 बोल सकते हो, ठीक है। तो क्लोरीन के अब ऊपर मेरे पास ना तो 35 लिखा जाएगा ना 37 लिखा जाएगा। क्लोरीन को कैसे लिखा जाएगा बताओ मुझे। 35.5। बस तुम्हें आज के बाद में ध्यान में आ गया होगा कि ये 35.5 क्यों लिखा जाता है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास होगा या एटॉमिक मास होगा, पहले ये बताओ। एवरेज एटॉमिक मास होगा ये, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, हाँ, बोरोन का भी इसी तरीके से होता है। लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का सिलेक्शन करते हैं या उसका अपन हर एक आइसोटोप्स की अलग अलग बात करते हैं। एवरेज की बात नहीं करेंगे उसमें। 35.5 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो 35 वाला अलग से दिया जाए या 37 वाला हमें अलग से दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसमें आपको एक दो न्यूमेरिकल्स में और करवाना चाह रहा हूँ। लिखे लिथियम हैज़ 2, आप लोग नोट करें इसको। लिथियम हैज़, सभी बच्चे, 2 आइसोटोप्स, lithium 6 and lithium 7 if the average atomic mass of lithium is 6.941, calculate
which isotopes is the most abundant? दो देखो, लिथियम तुम्हारे पास में 2 आइसोटोप्स में है, लेकिन परसेंटेज अब की बार गिवन नहीं है आपको। यहाँ पे क्या दे दिया मुझे बताओ। यहाँ पे अब की बार उसने एवरेज निकाल के दे दिया ये। हाँ, तो एक का x मान लो, दूसरे का 100 माइनस x मान लो। सारे बच्चे करके दिखाओ भाई, ये आसान न्यूमेरिकल से। परसेंटेज भी पूछ ले तो, और वो भी बताओ मुझे। परसेंटेज यदि पूछ ले तो क्या बताओगे? हाँ, अप्रोक्सीमेट बता सकते हो, बट तुम कैलकुलेट करके बताओ मुझे एक बार, एग्जैक्ट बताओ। कुछ भी नहीं करना है। देखो वापस से वही एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या लिखोगे? A1x1 प्लस A2x2 डिवाइड बाई 100 लिख दोगे यहाँ पे। अब बार 6.941 आपको गिवन है। ये 6 मल्टीप्लाई x ले लो इसको, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 100 माइनस x ले लो, डिवाइड बाई 100 करो। यहाँ से पहले x का वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर 100 माइनस x कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है बेटा लिथियम 6 वाला? 94 हाँ, वो ठीक है तुम्हारे पास में 94.1 और वो आ रहा है 5.6। हाँ ठीक है, इतना ही अप्रोक्सीमेट यही रहेगा तुम्हारा। सर 100 माइनस x 100 माइनस x कर सकते हो ना तुम। पहले x का वैल्यू निकालोगे फिर 100 माइनस x कर लोगे। करो बेटा जल्दी बताओ मुझे। एवरेज मोलिकुलर मास, m एवरेज की बात करूँ मैं तो m1x1 वही तुम्हारे पास में m2x2 अपॉन ये तुम्हारे पास में 100 हो जाएगा इस तरीके से। सर x is equal to 5.9 and x2 is equal to। ठीक है बेटा, सही बोल रहे हो आप। 5.9 और इसको 100 में से माइनस। हाँ, 100 में से माइनस करोगे तो वो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा तुम्हारा। अब इसमें एक न्यूमेरिक, 93.99। हाँ वो ठीक है, अप्रोक्सीमेट तुम बता रहे हो सभी बच्चों का ठीक है। x1 तुम्हारे पास में x2, ये मोल परसेंटेज होगा तुम्हारे पास में। सर ये किसका है, मोल का है? एवरेज मोलिकुलर मास है ये। हाँ ठीक है। इसमें देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। द मोलर मास, द मोलर कंपोजिशन, आप लोग लिखो इसको एक बार। द मोलर कंपोजिशन ऑफ polluted air as follows। यहाँ पे गैस गिवन है, एवरेज यहाँ पे एवरेज वेट गिवन है, और यहाँ पे मोल परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। सबसे पहले ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका तो रस में 16 है, 14 है। O2 का लिखना भाई तुम्हें, ये आप इसमें हटा दो भैया। परसेंटेज में आपको देता हूँ। एवरेज वाला तुम ये तो निकाल लोगे। इसमें सुने ध्यान से तुम एक चीज, यहाँ पे ये एटॉमिक वेट मान लो तुम्हें नहीं भी गिवन है तो भी चलेगा, या मोलिकुलर वेट तो मैं दे देता हूँ मैं इसका। मोलिकुलर वेट यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है, मोलिकुलर वेट इसका 32 होगा, इसका 28 होगा, इसका 44 होगा, इसका 64 होगा। परसेंटेज वाला ध्यान में रखना, ये आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में। 16 ये तुम्हारा इसमें 80% है, और ये 0.9%, 0.3% है, फिर तुम्हारे इसमें 0.1% है। करो ट्राई करो, बस फॉर्मूला लगाओ। हाँ जी बेटा, 39.5। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है तुम्हारा। कुछ भी नहीं करना। देखो m यदि मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ तो ये पॉल्यूटेड एयर गिवन है, इसमें अलग अलग गैसेज है, उनका मोलर
मोल परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, देखो बेटा यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई 16 प्लस 28 मल्टीप्लाई 80 प्लस 44 मल्टीप्लाई 3 प्लस 64 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड में क्या कर दूँगा, टोटल 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 29.48 आएगा। आपने ठीक बोला, 29.5 बोल सकते हो आप। कर पाओगे ना ये? तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक अलग अलग, मान लो एक रूम में अलग अलग गैसेस फिल करी गई है, उनका कितना परसेंटेज है मोल के अकॉर्डिंग, और गैस का मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता ही होगा पहले से, तो एवरेज में निकाल सकता हूँ उसका। देखो आपको ये दोनों चीज़ें पता होगी, आपको कौन सी गैसें हैं वो बताएगा, उनका परसेंटेज मोल के अकॉर्डिंग कितना है वो भी बताएगा, फिर तुम्हें एवरेज निकालना है उनका, कि उस रूम में, जैसे यहाँ पे पोल्यूटेड एयर बोला है, पोल्यूटेड एयर का मतलब तुम्हारे पास में अलग अलग गैसों का मिक्सर है। मैंने क्या करा, एवरेज मुझे निकालना है, तो एक गैस लो, उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसका मोल परसेंटेज कितना है, दूसरी गैस लो, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज आपको गिवन होगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है, डिवाइड बाई 100 कर दो, तो यहाँ से जो निकल जाएगा वो एम एवरेज निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पे वो लिखे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। जैसे मैं देखता हूँ, इन कोई भी एग्जाम्पल, इन NH3 लिख लो, तो नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मुझे निकालना है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा इसमें, अमोनिया में, तो नाइट्रोजन का 14 है, डिवाइड बाई टोटल इसका 17 है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये कैलकुलेट करो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यदि लिखना चाहोगे, तो हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करो, डिवाइड बाई 17 करो, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 वगैरह तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। इन यूरिया में यदि लिखना चाहूँ NH2CONH2, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे बच्चे निकाल के आएंगे। होमवर्क है ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लो, NC6H12O6, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकालोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकालोगे। एग्जाम्पल 4, इन कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सभी बच्चे कुछ भी नहीं करना है, जिस एटम की बात कर रहा है उसका मास लिखो, नीचे टोटल कंपाउंड का मास लिखो, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 कर दो। जैसे मान लो एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और किसी एक स्टूडेंट का बोला जाए कि इसका वेट फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन कितना होगा क्लास में, तो उसका कितना वेटेज उस क्लास में, वो चेक करने के लिए उसका मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100। तुम सब्जेक्ट में भी ऐसे ही कर दो। मान लो तुम्हारे पास में 6 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का कितना वेटेज है, तो केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स का होगा, अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से ये परसेंटेज कंपोजिशन तुम बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया तो एक बार हाथ खड़ा कर दो सारे बच्चे। ठीक है बेटा सभी लोग, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करें।